अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में जो कोनिक सेक्शन का चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नस्ट एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नस्ट एनईटी 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ कोनिक सेक्शन कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को करवाया जाएगा और इसमें से पास्ट पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने एंड तक देखना है। इससे पहले डियर स्टूडेंट मैं नस्ट मैथ के 10,000 प्लस एमसीक्यूज करवा चुका हूँ। मैं प्लेलिस्ट भी वो आप लोगों को एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वो वाली प्लेलिस्ट भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है, उसमें भी ये चैप्टर्स मैंने बड़ा टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज आप लोगों को मैं एक क्विक रिवीजन दूंगा, इसकी सारी थ्योरी आपको बताई जाएगी और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट बेसिकली कौन कौन हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास एक फिक्स लाइन होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको ये एक फिक्स लाइन दरमियान में नजर आ रही है। ठीक है, ये जो फिक्स लाइन होती है ना मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोन। फिक्स लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द कोन। इसके साथ एक इंक्लाइंड लाइन होती है जिसको हम जनरेटर कहते हैं। ठीक है, जनरेटर भी इसको कहते हैं और रोलिंग भी इसको कहते हैं। ये वाली वो इंक्लाइंड लाइन है। ठीक है, अब जब अब इस इंक्लाइंड लाइन को रोटेट करेंगे ना तो हमारे पास इस तरह की शेप बनेगी जिसमें आपको नजर आ रहा है एक अपर नैप बनी हुई नजर आ रही है और एक लोअर नैप बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जो सेंटर पे फिक्स लाइन है इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ द कोन और ये जो इंक्लाइंड लाइन है इसको हम जनरेटर कहते हैं या रूलिंग्स कहते हैं। और जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही होती हैं उसको मैं बेटा हम वर्टिक्स कहते हैं या एपेक्स कहते हैं। ठीक है, ये वर्टिक्स है हमारे पास। और इस जनरेटर के घूमने से दो नैप बनती है, एक अपर बनती है और एक लोअर बनती है। ठीक हो गया जी। तो ये चीजें अब आप लोगों ने याद रखनी। ये हमारे पास कौन जो होती है ना मेरा बेटा, ये 3D में होती है। और 3D वाली शेप को कट करने के लिए हम 2D की शेप यूज करते हैं और 2D वाली शेप को हम कहते हैं प्लेन। ठीक है, तो अब हम कोनिक सेक्शन, कोन के हिस्से कैसे बनेंगे? जब हम इस कोन को 2D प्लेन के साथ कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारे पास इस कोन के हिस्से बनेंगे कोनिक सेक्शंस। ठीक है, इसी को कोनिक। अब ये देखें कोनिक सेक्शन, कोन के हिस्से कैसे बनेंगे? ये कोन है और उसको 2D प्लेन के साथ आप देख रहे हैं कट कर रहे हैं। अगर तो अब हमारे पास ये जो प्लेन है, ये जो दरमियान वाली लाइन थी ना जिसको मैंने आप लोगों को क्या कहा था, एक्सिस ऑफ द कोन, बिल्कुल प्लेन उसके परपेंडिकुलर अगर होगी ना तो आप देख सकते हैं ये अब प्लेन है हमारे पास ये वाली। ठीक है, और कोन को जब प्लेन बिल्कुल उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर कट करेगी तो दरमियान में शेप देख लें सर्कल बन रहा है। यही वाली जो प्लेन है अगर आप लोग इसके वर्टिक्स में से पास करवाते हो, इधर से ये प्लेन जो है ये इस कोन के वर्टिक्स में से पास करती है तो फिर ये पॉइंट सर्कल बनेगा। पॉइंट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 0 होता है। अब देखें इस प्लेन को अगर मैं नीचे लेकर जाऊंगा तो सर्कल का साइज बढ़ता लग जाएगा और अगर इसमें प्लेन को कोन के वर्टिक्स की तरफ लेकर जाऊंगा तो सर्कल का साइज छोटा होने लग जाएगा। इसी तरह मेरा बेटा अगर आप देखते हैं ना तो आप अगर इसी प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें, ठीक है, ये देखें तो ये जो सर्कल है इसकी टिल्टेड फॉर्म बनेगी जो कि हमारे पास एलिप्स होगी। और अगर ये जो प्लेन है ये जनरेटर के पैरेलल हो, जनरेटर क्या था, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द कोन थी और ये हमारे पास जो लाइन होती है ये जनरेटर होता है। ठीक है, इसको इधर भी बना सकते हैं इस साइड से भी। तो अगर आपकी जो प्लेन है ये वाली ये इस जनरेटर के पैरेलल हो के कोन को कट करती है ना तो फिर मेरा बेटा हमारे पास जो शेप बनती है वो पैराबोला होता है। ठीक है, पैराबोला की इस तरह की शेप होती है, ये पैराबोला होता है। अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ये आप लोगों के पास आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे भी इसकी ओपनिंग हो सकती है और राइट साइड पे भी ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, ये पैराबोला है। और उसके बाद मेरा बेटा अगर आपकी जो प्लेन है वो एक्सिस ऑफ द कोन के पैरेलल हो जाए, एक्सिस ऑफ द कोन ये जो स्ट्रेट लाइन थी अगर मैं इधर भी ड्रॉ करूं तो ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द कोन था। ठीक है, अगर इसके पैरेलल हो जाएगी ना हमारी ये जो प्लेन है जो कोन को कट करेगी तो फिर आपके पास जो ये शेप बन रही है ये हाइपरबोला। हाइपरबोला बेसिकली दो कर्व होती हैं, या अपवर्ड और डाउनवर्ड होंगी या राइट साइड और लेफ्ट साइड पे होंगी, ये हाइपरबोला है। ठीक हो गया जी। तो यही अब आप लोगों से नस्ट के अंदर वो क्वेश्चंस पूछ लेता है इसी में से कि कोनिक सेक्शन में से कि जो प्लेन है वो कोन को किस तरह से कट करे तो सर्कल बनता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ये मैंने सारी डिटेल्स अब नीचे लिख दी हैं, आप लोगों ने इनको पढ़ लेना है। ठीक है, ये वही अब राइट सर्कुलर कोन कैसे बनती है, एक्सिस ऑफ कोन क्या होता है वो जो मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। एलिमेंट्स ऑफ द कोन कौन कौन से होते हैं, जनरेटर होता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ कोन होता है, वर्टिक्स होता है। वर्टिक्स भी मैंने आपको बताया, नैप्स आपको मैंने बताई थी, अपर नैप होती है और लोअर नैप होती है। कोनिक सेक्शंस के बारे इधर से अब एमसीक्यूज आएगा, सर्कल कैसे बनता है, पॉइंट सर्कल कैसे बनता है, ये अभी मैं आपको बता कर आया हूँ। तो ये आपने अब सारे पढ़ लेने हैं। ठीक है, पैराबोला कब बनता है, कोन को प्लेन कैसे कट कट करे, एलिप्स कैसे बनती है, हाइपरबोला कैसे बनती है, तो इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इधर से वो नस्ट में अमूमन आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है। ठीक है, कि कोन को प्लेन किस तरह से कट करे तो कौन सा उसका सेक्शन बनता है। तो ये मेरा बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देख लेना है।
अब जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सर्कल। सर्कल क्या होता है, ये एक फिक्स पॉइंट से सेट ऑफ तमाम पॉइंट्स का एक फिक्स डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने कर्व बनाई है इसके ऊपर ढेर सारे पॉइंट्स हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट है, तो इन तमाम पॉइंट्स का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना डी, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, फिक्स रहता है। अब इधर अगर कोई पॉइंट है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस ले ले, इधर कोई पॉइंट है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस ले लें, इधर को पॉइंट है तो इसका सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये सर्कल है। सेट ऑफ पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होता है, इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। और ये जो सेंटर, ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम सेंटर कहते हैं। और अगर हम रेडियस का डबल कर देंगे सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, तो वो फिर डायामीटर बनती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। अब मेरे बेटा सर्कल की दो तरह की इक्वेशन होती है। सम टाइम आपको वो सेंटर एच के और रेडियस आर बता देता है और कहता है जी सेंटर सर्कल की इक्वेशन बताओ। तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है ना, अगर उसका सेंटर और रेडियस आपको दे दिया जाएगा तो वो ये वाला फार्मूला होता है, एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस वाई माइनस के होल स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। यहाँ पे आर रेडियस है और एच के हमारे पास सेंटर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की क्या होती है, उसमें बेटा आपने याद रखना है कि हमारे पास जब सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो इससे हमने सर्कल की इक्वेशन बनानी है। और अगर आपके पास सेंटर जीरो जीरो है, एच के जीरो है, तो एच की जगह भी जीरो, के की भी जगह जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है बेटा जिसका सेंटर जीरो जीरो है। और एक होता है पॉइंट सर्कल, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि जब प्लेन जो है वो हमारे पास कोन के एक्सिस में से पास करती है तो पॉइंट सर्कल बनता है। और पॉइंट सर्कल का बेटा रेडियस जीरो होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू जीरो। तो ऐसा सर्कल जिसका रेडियस जीरो होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट सर्कल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो सर्कल की जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना, एक होती है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और एक होती है वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन। और पैरामीट्रिक इक्वेशन में तीन वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, एक्स वाई और थीटा, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है। आगे मेरे बेटे याद रखें, अगर आपको एंड पॉइंट्स डायमीटर के गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, इधर इसका एक एंड पॉइंट है, इसको मैं कह लेता हूँ एक्स वन वाई वन, और दूसरा मेरे पास एंड पॉइंट है एक्स टू वाई टू। तो अगर आपको सर्कल के एंड पॉइंट्स गिवन होंगे तो एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन वो डायमीटर होती है। तो तब सर्कल की इक्वेशन मेरे बेटा इस फार्मूला से हम निकालते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने नोट रखना है। ये एंड पॉइंट्स हैं, एक एक्स वन वाई वन है और दूसरा एक्स टू वाई टू है। तो एंड पॉइंट्स अगर आपको डायमीटर के गिवन है तो सर्कल की इक्वेशन इस फार्मूला से बनेगी। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस आगे वाई के अंदर वाई वन माइनस कर दें, फिर वाई के अंदर वाई टू माइनस वन कर दें इक्वल टू जीरो। तो ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर एंड पॉइंट्स डायमीटर के एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू गिवन होंगे तो सर्कल की इक्वेशन इस तरह बनेगी। आगे मेरा बेटा जर्नल फॉर्म आ जाती है सर्कल की इक्वेशन की, ये भी आपको पता होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी। इसमें तीन कांस्टेंट है, जी एफ और सी, ये तीन हमारे पास कांस्टेंट है। उसके बाद बेटा याद रखें सर्कल की इक्वेशन की पहचान ये है कि इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो वन होंगे। अगर इन केस वन नहीं भी लिखे हुए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम भी होंगे फिर भी वो सर्कल की इक्वेशन है। और आप उन सेम नंबर पे, जैसे अब टू टू लिखा हुआ है तो पूरी इक्वेशन को टू पे डिवाइड कर दें तो फिर भी आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ये सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट वन होते हैं, वन ना हो तो फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होंगे, उस नंबर से आपने डिवाइड कर लेना है। उसके बाद मेरे बेटा अगली बात आप याद रखें कि सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई के प्रोडक्ट वाली टर्म नहीं आती। लाइक सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक्स वाई वाली टर्म सर्कल की इक्वेशन में नहीं होगी। सेंटर जो जर्नल फॉर्म जब भी आपको गिवन होगी ना तो सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ। अब इसका तरीकाकार ये होता है कि सर्कल की जो भी इक्वेशन गिवन है पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट वन करें, फिर एक्स के कोफिशिएंट को भी माइनस टू पे डिवाइड कर दें, वाई के कोफिशिएंट को भी माइनस टू पे डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास सेंटर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और रेडियस कैसे निकालना है, जब जी एफ आ जाएंगे तो ये वाला फार्मूला है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। और सी क्या होता है, जो भी कांस्टेंट अकेला गिवन होगा वो सी होगा। अब सर्कल की इक्वेशन के बारे में मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है, अगर आपका रेडियस पॉजिटिव आ रहा है तो वो रियल सर्कल होगा, और अगर आप लोगों का रेडियस जीरो आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट सर्कल होगा, और अगर आप लोगों का रेडियस नेगेटिव आ रहा है तो वो इमेजिनरी सर्कल होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने नोट रखनी है, रियल सर्कल कब है, पॉइंट सर्कल कब है, और इमेजिनरी सर्कल हमारे पास कब बनता है।
अब अगर इसकी ये प्रॉपर्टीज है, इनको आप लोगों ने एक दफा पढ़ लेना है। जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ये एक सर्कल बनाता हूँ। कॉर्ड बेटा क्या होता है? जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, ठीक है, ये अब कॉर्ड है और ये सर्कल का सेंटर है। अब इधर से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये देखें, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सेंटर था और ये मेरे पास क्या था? कॉर्ड था। तो मैं जब भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वो कॉर्ड के दो हिस्से कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट कर रहा है, एक ये और दूसरा ये। अब इसी को दूसरे वे से भी आप लिख सकते हो। अब ये अगर आप देखते हो ना, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, वही दूसरी पहले पॉइंट वाली बात दूसरे वे से लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल ये कैसे लिखी हुई है? ये सेंटर है ये सर्कल का, ये एक कॉर्ड है। अब कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कॉर्ड के मिड से बिल्कुल परपेंडिकुलर सेंटर तक जाएगा। अब ये देखो, ये यानी कि किसी भी कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना सर्कल के अंदर, वो उसके सेंटर में से पास करता है। अब आप देख सकते हैं, तो ये परपेंडिकुलर भी लाइन है कॉर्ड के ऊपर और उसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड भी कर रही है। अब आगे अगर आप देखते हैं तो वो कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये भी अगेन बेटा वही वाली बात है, यानी एक ही बात को लिखने के दो तीन तरीके हैं। अब ये द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब ये कॉर्ड है हमारे पास, कॉर्ड के मिड पॉइंट को अगर मैं सेंटर से मिला देता हूँ तो ये जो लाइन बनेगी ये परपेंडिकुलर होगी कॉर्ड के ऊपर। तो यही बात, यानी एक ही बात को उसने तीन तरीकों से लिखा हुआ है। आगे वो कहता है कंग्रुएंट कॉर्ड, इसका मतलब होता है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इधर एक सर्कल बना देता हूँ, ये इसका सेंटर है, तो एक कॉर्ड ऊपर है। अब ये सेंटर से अगर 2 मीटर के फासले पे है ना फॉर एग्जांपल, तो दूसरा कॉर्ड भी मैं 2 मीटर के फासले पे ही बनाता हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। अब ये जो मैंने दो कॉर्ड बनाए हैं ना, इनका सेंटर से सेम डिस्टेंस है, इनका सेंटर से क्या है? सेम डिस्टेंस। तो वही वो बता रहा था कि अगर आपके पास जो इक्वल कॉर्ड है, अब ज़ाहिर है अगर ये दोनों कॉर्ड सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं तो इन दोनों कॉर्ड्स की लेंथ भी सेम है। तो अगर दो कॉर्ड सेम लेंथ के हैं ना, तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर बनाता हूँ, ये हमारे पास एक सेंटर है, तो एक कॉर्ड मैंने ये बना लिया, दूसरा कॉर्ड मैंने इधर बना लिया। अब दो कॉर्ड जिनका लेंथ सेम है उनका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होगा। ये हमारे पास है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आगे बेटा इसी तरह आप लोगों ने ये सारे पढ़ लेने हैं पॉइंट्स, ठीक है। ये वाला पॉइंट्स भी रीड कर ले। एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री का होता है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इधर से एमसीक्यूज आ सकता है। जैसे अब ये देखें, द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है, तो इधर मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो वो ये कह रहा है कि ये जो टेंजेंट होता है ना, ये रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये जो टेंजेंट है ये रेडियस के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वो कह रहा था। अच्छा जी। उसके बाद आगे अब अगर मैं आपको देखता हूँ, तो इसमें वो कहता है द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट इज टेंजेंट टू द सर्कल। अब इसमें देखें, द परपेंडिकुलर एट द आउटर एंड ऑफ अ रेडियल सेगमेंट इज, अब इसमें भी वो अच्छा ऊपर वाली बात ही अब दूसरे वे से उसने लिख दी है। ये हमारे पास रेडियल है, तो वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट है ना, ठीक है, इसके आउटर एंड, ये इसका आउटर एंड है यहाँ पे। अब अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ना, तो वो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगा। वही ऊपर वाली बात उसने दूसरे वे से लिखी है। फिर वो कहता है नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अब मेरे बेटा याद रखो, ये सर्कल है ना, ये इसका सेंटर है, तो ये इसका रेडियस है और ये मैंने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया। नॉर्मल लाइन ये अब हमारे पास क्या है? टेंजेंट। मेरा बेटा याद रखना, जो नॉर्मल लाइन होती है ना, ये वाली नॉर्मल लाइन, ये जो नॉर्मल लाइन है ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है? टेंजेंट पे। तो नॉर्मल जो है वो हमेशा टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये सिंबल परपेंडिकुलर है। ये चीज भी आप लोगों ने नोट रखनी है कि जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो वो ये कह रहा है कि जो नॉर्मल लाइन है सर्कल की वो पास करती है सेंटर में से। तो अब हम नॉर्मल लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं तो आप देखें ये सेंटर में से नहीं पास करेगी। तो नॉर्मल लाइन हमेशा सेंटर में से पास करती है। अब बेटा इसमें से वो कहता है मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। मैं आप लोगों के सामने एक ये देखें, ये राइट ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है। एक सर्कल में अगर इसके वर्टिसेस में से पास करवाता हूँ जो सर्कम सर्कल बनेगा, ठीक है, ये वाला। तो अब हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का, ये इस सर्कम सर्कल का सेंटर है। और मतलब ये क्या है कि ये जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट इसको हम सर्कम सेंटर कहते हैं, ठीक है। सर्कम सर्कल वो होता है जिसके जो वर्टिसेस में से ट्राइंगल के पास करता है।
अच्छा, उसके बाद आगे जी ये भी अब आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन डायमीटर इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट इनटू टू विच इट इज डिवाइड। ये मैंने आसान करके ना इधर आगे लिख दिया है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, अब आगे मेरा बेटा हम थ्योरम्स के ऊपर अगर अब बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आप लोगों को एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाती है और साथ आपको एक पॉइंट दिया जाता है x1 y1। आपको कहा जाता है कि ये जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल की इक्वेशन गिवन और एक पॉइंट आपको गिवन, आपको कहा जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड सर्कल है, इनसाइड सर्कल है या ऑन दी सर्कल है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 करने हैं, फिर वो पॉइंट उठा के आपने सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1। जब वो पॉइंट आप सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव आया, अगर आपके पास आंसर क्या आया पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड है। और अगर वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करने से आंसर जीरो आया, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो ऑन दी सर्कल है। और अगर वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करने से आंसर नेगेटिव आया, तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो हमारे पास इनसाइड सर्कल है। तो ये अब आप लोगों ने 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि सर्कल की इक्वेशन को में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 करें, अगर नहीं फिर वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करें। आंसर पॉजिटिव आया है तो वो पॉइंट सर्कल से बाहर है, आंसर जीरो आया है तो सर्कल के ऊपर है वो पॉइंट, और अगर वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करने से आंसर नेगेटिव आया, तो वो जो हमारे पास पॉइंट है वो इनसाइड सर्कल है। तो ये मेरे बेटा आप लोगों को ना मैं सारी थ्योरी बता रहा हूँ। कोनिक सेक्शन का चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर में से नस्ट के अंदर भी आप NET 1 देंगे तो आपको नजर आएगा बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं इसलिए ये पूरी थ्योरी आपको बता रहा हूँ। एंड पे मैं पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, 30 तक करवाऊंगा जो आते रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरी एक मैथ की प्ले लिस्ट है, मैं 10,000 प्लस उसके अंदर नस्ट के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। वो भी मैं एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा इसी वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो भी आप लोगों ने देखनी है। और इसके अलावा अगर आप एक प्रॉपर वे से तमाम सब्जेक्ट्स की NET 2 की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो हमारा एक न्यू बैच अभी शुरू हुआ है NET 2 के लिए, उसको ज्वाइन कर लें। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 0 666 000 इस पे व्हाट्सएप करें और NET 2 वाला हमारा बैच उसको ज्वाइन कर लें, तो आपकी कंप्लीट एक सीक्वेंस से तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह 160 प्लस का स्कोर बनेगा। अच्छा जी, आगे अब बेटा मैं मूव करता हूँ। इसमें वो बता रहे हैं एनी टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है ना, तो एक आपके पास पॉइंट है, ये आउटसाइड सर्कल है, तो इधर से दो टेंजेंट आप सर्कल के ऊपर ड्रा कर सकते हैं, एक पहला टेंजेंट और एक दूसरे वाला। ठीक है, एक दूसरे वाला। तो आउटसाइड सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा ना, तो सर्कल के ऊपर आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यही पॉइंट इधर लिखा हुआ है। फिर वो कहता है लेट P x1 y1 बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, देन द लेंथ ऑफ द आइदर टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ना, वो जिस पॉइंट से फॉर एग्जांपल इस पॉइंट x1 y1 से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल के ऊपर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपने ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में पुट करना है और ऊपर अंडर रूट ले लेना है। ये वाला पॉइंट एक्स वाई की जगह पे, एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1, ये सर्कल की इक्वेशन में पुट करें और ऊपर उसके अंडर रूट ले लें, तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। फिर आगे वो कहता है कोई एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन है y = mx + c। ये सर्कल को, सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये जो इक्वल के बाद है ये सर्कल का ए रेडियस होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ए क्या चीज़ है। ये सर्कल की इक्वेशन में ए रेडियस होता है। सी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, वाई एक्सिस को जो लाइन का, एम लाइन का स्लोप है, इन एट मोस्ट 2 पॉइंट दी पॉइंट। अच्छा, अब ये वो कहता है कि ये हमारे पास एक सर्कल है ना, इस सर्कल को एक लाइन इस तरह अगर कट कर रही है दो पॉइंट्स पे, एक ये x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो फिर वो कहता है कि अगर एक लाइन सर्कल की इक्वेशन को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो वो दो पॉइंट्स रियल होंगे और एक दूसरे से डिफरेंट होंगे अगर ये कंडीशन होगी। a² × 1 + m², ये बड़ा होना चाहिए c² से। ठीक है, c क्या था, y इंटरसेप्ट, लाइन की इक्वेशन में से c निकल आएगा, m क्या था, लाइन का स्लोप, और a क्या था, रेडियस। तो ये कंडीशन है कि जब एक लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करे तो वो दोनों पॉइंट्स रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि वो जो दो पॉइंट्स है वो रियल और एक दूसरे के ऊपर होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, अगर ये a² × 1 + m² इक्वल टू c² आ जाए, और इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मतलब अब इस केस में ये हो गई, ये सर्कल है और ये वो लाइन है, और ये बिल्कुल सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, एक पॉइंट पे इसको टच कर रही है। ठीक है, तो ये उस वक्त a² × 1 + m², आपको ना पता होना चाहिए a² × 1 + m² अगर ग्रेटर देन c² है, तो वो जो लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है वो रियल और डिस्टिंक्ट है, और अगर a² × 1 + m² c² इक्वल है,
तो फिर हमारे पास ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है और वो दो पॉइंट्स रियल और कोइंसिडेंट है। और अगर हमारे पास ए स्केयर इंटू वन प्लस एम स्केयर ये लेस देन सी स्केयर है, तो फिर हमारे पास वो दो पॉइंट्स हैं वो क्या है, इमेजिनरी हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेटा आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है। अब कॉन्टेक्ट ऑफ सर्कल के हवाले से भी आप नोट करें, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन है। कैसे भला, फॉर एग्जांपल एक ये सर्कल है, दूसरा मेरे पास बेटा ये वाला सर्कल है। अब आप देखें इसका सेंटर जो है उसको मैं, इसका रेडियस को मैं R1 कह लेता हूँ और इसके सेंटर को C1। इसी तरह ये जो दूसरा सर्कल है मेरा बेटा, इसके सेंटर को मैं C2 कह लेता हूँ, रेडियस को R2। यहाँ से अब आप देखो, अगर मैं R1 और R2 को प्लस करता हूँ, ठीक है, R1 और R2 को क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, दोनों रेड, तो ये दोनों सेंटर्स के डिस्टेंस के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं। अब इसी तरह मेरा बेटा अगर मैं दो सर्कल्स इंटरनली टच कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ये देखें, अब बड़ा वाला जो सेंटर है वो मैं C1 कह लेता हूँ और उसके रेडियस को मैं R1। ठीक है, छोटे वाले जो है उसको मैं सेंटर को C2 कह लेता हूँ और उसके रेडियस को क्या दे देता हूँ, R2। तो उस केस में अब मेरा बेटा आप देखिए, अगर मैं R1 में से R2, इस बड़े में से ये छोटा R2 माइनस कर देता हूँ, ये वाला इधर, ठीक है, ये वाला बड़े R1 में से छोटा R1, बड़े वाले R1 में से मैं छोटा R2 माइनस कर देता हूँ, तो ये अगेन सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ये इंटरनली की कंडीशंस हैं और ऊपर वाली एक्सटर्नली की। ठीक है, तो ये दो याद रखें, इनको भी आपने पढ़ लेना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं टू रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। अगर हमारे पास R1 और R1 और R2 का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये लेस होना चाहिए दोनों सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस से, और ये लेस होना चाहिए रेडियस के सम से। सर्कल आपस में टच नहीं करेंगे अगर जो रेडियस का डिफरेंस है वो ग्रेटर होना चाहिए सेंटर्स के डिस्टेंस से, और ये ग्रेटर देन होना चाहिए दोनों रेडियस के सम से। ठीक है मेरा बेटा, ये अब कुछ चीज़ें हैं, इनको आप लोग नोट रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जी तो मेरा बेटा, अब हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं टेंजेंट्स के ऊपर। ठीक है, टेंजेंट्स क्या होते हैं? अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस द कर्व एट अ सिंगल पॉइंट विदाउट कटिंग द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट का इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ये एक सर्कल बनाता हूँ ना, ये वाला सर्कल, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ये टेंजेंट लाइन है और ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में मेरा बेटा याद रखें, अगर तो आपको वो पॉइंट गिवन है ना कि टेंजेंट इस पॉइंट में से पास कर रहा है, फॉर एग्जांपल X1 Y1 पॉइंट है, तो फिर आपको ऑप्शंस में जो गिवन होंगे ना टेंजेंट की इक्वेशन, आप लोगों ने इस पॉइंट को बारी बारी उन इक्वेशन में पुट करना है। जो इक्वेशन उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी डेट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये उस केस में होगा अगर आपको पॉइंट गिवन हो। ठीक है, याद रखें, अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, और आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहते हो इस पॉइंट पे, तो फिर एक तरीका ये भी होता है कि उस पॉइंट को उठा के आप सर्कल की इक्वेशन में पुट, यानी कि एक्स स्क्र को आप लोगों ने रिप्लेस कर देना है X1 से, और वाई स्क्र को रिप्लेस कर देना Y1 से। तो दूसरा तरीका ये भी है आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का, यानी कि आप सिंपल नोट रखें, जो भी आपको पॉइंट गिवन है ना X1 Y1, वो आप ये वाली इक्वेशन याद रख लें, x के साथ X1 लिख दें प्लस y के साथ ये इधर जो भी पॉइंट है Y1 लिख दें इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी। एक तरीका मैंने आपको बताया कि वो पॉइंट उठा के टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करें, जो इक्वेशन उसको सेटिस्फाइड कर गई दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद आगे अगर आप याद रखें, अगर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी और सर्कल इस तरह जर्नल फॉर्म में गिवन है इस पॉइंट के ऊपर, तो फिर आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है X1 प्लस Y1 प्लस G इंटू एक्स प्लस X1 प्लस एफ इंटू वाई प्लस Y1 प्लस सी। यानी कि आप एक्स स्क्र को इसी सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्र को रिप्लेस कर दें X1 से, जहां पर वाई स्क्र आ रहा है उसको रिप्लेस कर दें Y1 से, और जहां पे सिंपल एक्स आ रहा है उसको रिप्लेस कर दें एक्स प्लस X1/2 से, और जहां पे सिंपल वाई आ रहा है उसको रिप्लेस कर दें वाई प्लस Y1/2 से। तो ये आप जो सेंटर की इक्वेशन गिवन है ना, उससे भी आप टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे अब ये इक्वेशन थी ना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र, तो एक्स स्क्र को रिप्लेस कर दें X1 से, और वाई स्क्र को रिप्लेस कर दें Y1 से, तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी, ए स्क्र एज इट इज लिखें। और अगर आपके पास जर्नल इक्वेशन गिवन है, क्या आएगी, जर्नल इक्वेशन गिवन है, तो फिर क्या करना है, जर्नल इक्वेशन अगर गिवन है तो फिर एक्स स्क्र को उसी तरह X1 से, यानी आप ये याद रख लें, एक्स स्क्र को रिप्लेस कर देना होता है X1 से, वाई स्क्र को रिप्लेस कर देना होता है Y1 से। ठीक है, और सिंपल एक्स को रिप्लेस कर देना होता है एक्स प्लस X1/2 से, और सिंपल वाई को रिप्लेस कर देना होता है वाई प्लस Y1/2 से। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के लिए आपने सर्कल की इक्वेशन में चेंजिंग करनी होती है।
नॉर्मल की भी इक्वेशंस बेटा इसी तरह आप याद रख सकते हैं। नॉर्मल मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जो परपेंडिकुलर कर्व की होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सर्कल है, ये कर्व है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस है, यहाँ पे एक लाइन टेंजेंट है। तो जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर होगा और कर्व के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये कर्व के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि एक सर्कल जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस पॉइंट पे आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो उसका भी वही तरीका कार है। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दें एक्स एक्स वन से और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दें वाई वाई वन से। या फिर अगर आप लोगों को जर्नल फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन गिवन है इस पॉइंट पे, तो फिर आप इसको याद रख लें। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। किस तरह याद रखेंगे? एक्स में से एक्स वन माइनस करें, वाई वन के अंदर एफ ऐड करें, प्लस का साइन डाल के वाई में से वाई वन माइनस करें और एक्स वन के अंदर जी ऐड कर लें। तो ये आप लोगों ने नोट रखना है। आगे मेरा बेटा नेक्स्ट हमारे पास पैराबोला आ जाता है। ठीक है, पैराबोला मैंने आपको बताया था कि कोन जब है वो प्लेन कोन को इस तरह से कट करे कि वो जनरेटर के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, तो उस वक्त जो शेप बनती है वो हमारे पास पैराबोला बनती है। बेसिकली मेरा बेटा ये वाली पैराबोला की शेप है, ये जो आपको नजर आ रही है ना। अब इस पैराबोला की शेप के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस होता है ना, उस वो हमेशा इक्वल होता है। यानी अब ये मैंने एक फॉर एग्जांपल पॉइंट लिया है ना पैराबोला के ऊपर, तो इस पॉइंट का इस फिक्स लाइन से, ये जो फिक्स लाइन है ना इसको हम डायरेक्ट रेसिस कहते हैं। इस फिक्स लाइन को मेरे बेटा हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट रेसिस। तो इस फिक्स लाइन से और इस पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल रहता है। अगर मैं इन दोनों डिस्टेंस की रेशियो भी लेता हूं ना तो वो मेरे पास क्या आती है? वन। वो मेरे पास क्या आती है? वन। तो इसको हम एक्सेंट्रिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब पैराबोला की शेप आप समझे। ये पैराबोला आपको नजर आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये आपको पैराबोला नजर आ रहा है, तो इसके सेंटर पे जो पॉइंट होता है ना इसको हम फोकस कहते हैं। पैराबोला जहां पे कट करता है ना ओरिजिन को, उसको हम कहते हैं वर्टिक्स। तो ये वर्टिक्स बेसिकली क्या होता है? ये पैराबोला का और इस लाइन का, इस एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। आपने कभी ये चेक करना हो ना कि आपको वो पॉइंट्स दे दे, इनमें से पैराबोला का वर्टेक्स कौन सा है, तो पैराबोला वर्टेक्स में से पास करता है। वर्टेक्स वाला पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो आप बैक सॉल्व करेंगे। वो वाला पॉइंट बारी बारी पैराबोला की इक्वेशन में पुट करें, जो पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा दैट विल बी दी वर्टेक्स। पैराबोला के सेंटर पे जो पॉइंट आ रहा है वो फोकस होता है। वर्टेक्स और फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सी होता है। ठीक है, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट है, उसका ये जो फिक्स लाइन नहीं आपको नजर आ रही, इसको डायरेक्ट रेसिस कहते हैं। पैराबोला की ओपनिंग अगर राइट साइड पे है तो वो फिक्स लाइन लेफ्ट साइड पे होगी। पैराबोला की ओपनिंग मेरा बेटा अगर लेफ्ट साइड पे इसका मुंह खुला हुआ है तो ये फिक्स लाइन डायरेक्ट से इसके अपोजिट साइड पे होती है। पैराबोला की ओपनिंग अगर मेरा बेटा आप देखेंगे ना, पैराबोला की ओपनिंग अगर हमारे पास क्या आ रही है, ये मेरे बेटा आप लोगों ने बड़ी तवज्जो से ये चीजें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों के साथ ना ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरा बेटा पैराबोला की जो ओपनिंग है, ठीक है, यहां से अब आप देखें कि अगर आप लोगों के पास जो पैराबोला की ओपनिंग है, पैराबोला की ओपनिंग है वो जैसे मैंने बताया कि अगर अपवर्ड आ रही है तो फिक्स लाइन डाउनवर्ड होगी। ठीक है, पैराबोला की ओपनिंग अगर इस तरह डाउनवर्ड है तो वो फिक्स लाइन इसके अपोजिट होगी जो कि डायरेक्ट रेसिस है। ठीक है, तो ये अब आई होप आप लोगों से यहाँ से इस डायग्राम में से आपको काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जरा आप लोगों ने अब तवज्जो से समझना है, ये तो वही चीजें हैं। अब पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरा बेटा चार इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, एक आपको नजर आ रही है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये उस साइड पे होगी जब पैराबोला की ओपनिंग इधर है राइट साइड पे। अब राइट साइड पे हमें पता है एक्स पॉजिटिव होता है ना, तो इसलिए राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और अगर यही पैराबोला साहब की ओपनिंग जो है वो लेफ्ट साइड पे हो जाए, अब इसकी ओपनिंग लेफ्ट साइड पे है, वहां पे एक्स नेगेटिव है, तो उस केस में इसकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये x देखें अब नेगेटिव आया। ठीक है, और इसी तरह अगर पैराबोला की ओपनिंग आ जाए अपवर्ड, इस तरह अगर पैराबोला, अब इसकी ओपनिंग पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो अब इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब ये y पॉजिटिव होगा क्योंकि पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड है। इसी तरह मेरा बेटा अगर पैराबोला की ओपनिंग बनती है डाउनवर्ड, अब हमें पता है डाउनवर्ड y नेगेटिव होता है, तो इस केस में इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यानी नीचे को y क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये अब चार इक्वेशंस है पैराबोला की, डिपेंड करता है इसकी ओपनिंग किधर है। अब ये वाली जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स पॉजिटिव है तो ये राइट साइड पे इसकी ओपनिंग है, ये वाला पैराबोला। फिर मेरा बेटा इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन भी याद रखें जिस तरह आपने सर्कल की याद रखी है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। इसी तरह पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी हो जाएंगी एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर और दूसरी हो जाएगी वाई इक्वल टू 2at। जर्नल फॉर्म भी मेरा बेटा पैराबोला की आप लोगों ने याद रखनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस
84। और ये सेकंड डिग्री होती है इक्वेशन इन विच या तो ए का कोफिशिएंट जीरो होगा, या ए जीरो होगा, या बी जीरो। पैराबोला में आप लोगों ने याद रखना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब ये भी आप देखें ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये वाई में क्वाड्रेटिक है, यानी इसमें से या ए ने जीरो होना है या बी ने जीरो होना, दोनों जीरो नहीं होंगे। तो हर वो इक्वेशन जो एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है वो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। ये मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे से समझना है। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, कोई टर्म्स याद रखें। ये वाली लाइन नहीं जो आपको नजर आ रही एक्स एक्सिस, ये आप देखें फोकस में से पास कर रहा है, और डी टी एक्स, ये डी टी एक्स इसका मतलब होता है डायरेक्ट रेसिस के परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है मेरा बेटा, ये फोकस में से पास करता है और ये डायरेक्ट रेसिस के परपेंडिकुलर होता है, ये एक चीज याद रखें। और उसके बाद ऐसी लाइन जो पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है और फोकस में से गुजरती है, उसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। उसको हम क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड। ऐसी लाइन जो पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है और फोकस में से गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड। और जो फोकल कॉर्ड हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होगा, उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। उसको हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम। अब इस केस में ये लेटस रेक्टम है, ये वाली जो लाइन आपको नजर आ रही है, फोकस में से भी गुजर रही है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर भी है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आपने कैसे निकालनी है, वाई स्क्वायर इसकी लेंथ कैसे निकालनी है। जो भी जिस वेरिएबल में हमारे पास पैराबोला क्वाड्रेटिक है ना, उसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल है उसका मेरा बेटा जो कोफिशिएंट होगा वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। अब इस केस में 4a है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है, तो एक्स स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर वेरिएबल वाई है, इसका कोफिशिएंट -4 है, मगर लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो +4 है। तो हमारे पास जो पैराबोला की मेरा बेटा लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है वो 4a होती है। अब ये डेफिनेशन मैंने इधर लिखी हुई है, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है मैंने बता दिया। ऐसी लाइन जो फोकस में से गुजरती है और परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट रेसिस के, वो हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला। वर्टिस भी मैंने आपको बता दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है पैराबोला का और ओरिजिन का। फोकल कॉर्ड भी मैंने आपको बता दिया, ऐसी लाइन जो फोकस में से पास करे। और लेटेस्ट रेक्टम भी बता दिया कि अगर फोकल कॉर्ड आप लोगों के पास परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ पैराबोला के, तो फिर वो लेटेस्ट रेक्टम होता है। तो ये बड़ा बेटा मैंने आपको ना एक एक थ्योरी पढ़ा दी है। एक्सेंट्रिसिटी मैंने आपको बताया कि ये एक इंडेक्स होता है जो हमें बताता है कि जो हमारे पास कोनिक सेक्शन है ये किस शेप का बनेगा। तो ये बेसिकली रेशियो होती है किसी भी डिस्टेंस की। पैराबोला के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लें तो उसका डिस्टेंस लेना, ठीक है। उसका डिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट से उसका कितना डिस्टेंस है और फोकस है उसकी रेशियो, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया था पी एफ इक्वल होगा पी एम के। कोई भी पैराबोला के ऊपर आप पॉइंट लें, उसका फिक्स पॉइंट फोकस और डायरेक्ट से जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है। यहाँ पर मेरा बेटा मैंने इनका कंपैरिजन कर दिया, ये आपके लिए जरूरी है, आप इसको देखें अच्छे तरीके से। अब ये वाला पैराबोला आपको देख के लग रहा है राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव है ना, तो इसकी ओपनिंग मेरा बेटा कहाँ पे है, इस पैराबोला की ओपनिंग इस तरह है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो फोकस आपको पता है कि ओरिजिन से लेके ये फिक्स पॉइंट फोकस तक का जो डिस्टेंस है ये सी होता है। अब क्योंकि पैराबोला एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो इसका जो मेरा बेटा फोकस है वो भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। वर्टिक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस ए हो जाएगा और वाई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। वर्टिक्स इसका ओरिजिन पे है 0 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगी और इसकी फिक्स लाइन इधर अपोजिट साइड पे आएगी और उसका डिस्टेंस x इक्वल टू, अब अगर आप देखेंगे ना x इक्वल टू -a की फॉर्म में आएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट। अब ये देखो ना पैराबोला अगर आपकी इधर ओपनिंग वाला है तो फिक्स लाइन तो इधर को आएगी ना, तो इसका अब अगर आप डिस्टेंस देखते हो तो वो x इक्वल टू -a की फॉर्म में आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे x नेगेटिव है। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मेरा बेटा अगर आप देखते हो ना तो ये फोकस में से लाइन पास कर रही है ये वाली, तो ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू ए हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आएगी। और उसके बाद एक्सिस पैराबोला, चूंकि एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वहां पे वाई वाला पार्ट जीरो होता है। और पैराबोला की आप लोगों ने एक्सेंट्रिसिटी मेरा बेटा याद रखनी है, हमेशा 1 होती है। अच्छा, उसके बाद अब आगे अगर आप देखते हैं ना तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 है, तो इस पैराबोला की ओपनिंग नेगेटिव एक्स वाली साइड पे है, यानी इसकी ओपनिंग इधर को है इस साइड पे। तो यहाँ से अब आप देख लें इसका जो फोकस सेंटर पे आएगा तो यहाँ से डिस्टेंस -a की फॉर्म में, क्योंकि फोकस से और वर्टिक्स से डिस्टेंस -a की, -a 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका वर्टिक्स 0 0 है, लेंथ इसकी 4a है। और यहाँ से इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आप देखते हैं ना तो ये वाला पॉइंट पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो कि इस फोकस में से गुजर रही है, ये हमारे पास क्या है, लेटेस्ट रेक्टम।
अब मैंने आपको अभी अभी बताया था ना कि फोकस में से पास करती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होता है लेटेस्ट रेक्टम, तो उसकी लेंथ तो 4 ही होगी, मगर उसकी इक्वेशन आप देखें ना, लेटेस्ट रेक्टम अब नेगेटिव एक्स वाली साइड पे है, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए हमारे पास उसकी इक्वेशन होगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस फिक्स लाइन पैराबोला की ओपनिंग के अपोजिट साइड पे होगी, जिसका एक्स इक्वल टू प्लस ए में डिस्टेंस आ रहा है, तो एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। और पैराबोला एक्स एक्सिस पे है तो वहां पे वाई वाला पार्ट जीरो होता है, तो वाई इक्वल टू जीरो हमारे पास इसका आ जाएगा। ये मेरा बेटा जो इसकी ओपनिंग बनी हुई है ना, इनको नहीं, आपने जो अभी मैं ओपनिंग बना रहा हूँ ना उनको आपने कंसिडर करना है, वो वाले ग्राफ। अच्छा, उसके बाद अब आगे मेरा बेटा आप देखते हैं ना, तो अब ये जो पैराबोला साहब है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, राइट साइड पे वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस पैराबोला की जो ओपनिंग है ना वो पॉजिटिव वाई वाली साइड पे है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका जो फोकस होगा वो इधर होगा वाई एक्सिस के ऊपर, और ऊपर ए पॉजिटिव, एक्स वाला पार्ट तो जीरो होता है वाई एक्सिस पे, और वाई वाला पार्ट ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस वाई के फॉर्म में, तो इसका फोकस जीरो ए हो जाएगा, ओरिजिन जीरो जीरो पे, या वर्टेक्स जीरो, वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है तो जीरो जीरो, लेंथ 4a ही होगी, पैराबोला की जिधर भी ओपनिंग है उसकी लेंथ 4a ही है। उसके बाद मेरे बेटा इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आप देखते हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, फोकस में से गुजरने वाली लाइन ये, और इसका ऊपर वाई की फॉर्म में डिस्टेंस आएगा, और वो भी वाई इक्वल टू ए पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड है पैराबोला की ओपनिंग। लेटेस्ट रेक्टम अगर आप देखें तो फिक्स लाइन डाउनवर्ड आएगी, और इसका वाई की फॉर्म में डिस्टेंस है मगर नीचे वाई नेगेटिव है, तो वाई इक्वल टू माइनस ए की फॉर्म में इसकी इक्वेशन बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद अब ये वाला अगर आप देखते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो ये वाला मेरा मेरा बेटा पूरा पैराबोला अगर आप देखते हैं तो इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड है, ठीक है। अब यहां से अब अगर आप देखते हैं ना, तो ये इसका फोकस हमारे पास इधर सेंटर पे बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो यहाँ पे अब अगर इसका फोकस नीचे की तरफ बन रहा है ना, अब ये डिस्टेंस भी आपको पता है, यहाँ पे एक्स वाला पार्ट तो जीरो होगा वाई एक्सिस पे, और माइनस ए, क्योंकि ए वाला पार्ट नीचे माइनस, तो जीरो माइनस ए हमारे पास इसका फोकस बनेगा। वर्टेक्स इसका ओरिजिन पे है तो वो जीरो जीरो होगा, लेंथ इसकी 4a होगी, और वाई इक्वल टू माइनस ए। अब देखो ना आप, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फोकस में से पास करेगा, और ये डिस्टेंस इसका वाई नेगेटिव फॉर्म में है नीचे, तो वाई इक्वल, और डायरेक्ट से अब आपको पता है इसकी ओपनिंग के अपोजिट साइड पे बनेगा, और वाई इक्वल टू प्लस ए, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये मेरा बेटा हमारे पास पॉइंट्स थे जो आप लोगों को मैंने बताए हैं। उसके बाद कुछ थ्योरम्स है पैराबोला पे, ये आप लोगों ने देख लेना है। द पॉइंट ऑन द पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस इज वर्टेक्स। मेरा बेटा पैराबोला के अपने, द पॉइंट ऑन द पैराबोला क्लोजेस्ट टू द फोकस, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो वो फोकस, वो वर्टेक्स के करीब तरीन होगा। द पॉइंट ऑन द पैराबोला क्लोजेस्ट टू द फोकस इज द वर्टेक्स, पैराबोला के पॉइंट्स के करीब तरीन जो पॉइंट है वो वर्टेक्स होगा, ठीक है, वर्टेक्स ये वाला है। द ऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट पी ऑफ द पैराबोला इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द एब्सिसा, ठीक है। ऑर्डिनेट हमारे पास होता है वाई, अगर आप पैराबोला की इक्वेशन में देखते हो ना मेरा बेटा, तो ये इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a है। 4a हमारे पास है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, 4a हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ये हमारे पास जो एक्स है इसको हम कहते हैं एब्सिसा। तो जब भी आपके पास मेरा बेटा इस फॉर्मेट में इक्वेशन गिवन होना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसको हम कहते हैं कि ये मीन प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल है किस किस के दरमियान, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और एक्स के दरमियान। ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा था ना, ज्योमेट्रिक मीन आप लोग कैसे निकालते थे, एक्स वाई अंडर रूट, और अगर मैं दोनों तरफ स्केयरिंग करता था तो ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर किसके इक्वल आ जाता था, एक्स वाई के, यही आता था ना। तो ये भी उसी तरह ही है, वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, बेसिकली जो मीन प्रोपोर्शनल ज्योमेट्रिक मीन को ही कहते हैं। तो ये जो ऑर्डिनेट है, वाई ऑर्डिनेट को कहते हैं, ये मीन प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और एब्सिसा के दरमियान। आई होप अब ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ पैराबोला मेक इक्वल एंगल विद द लाइन, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ लेना है यार, सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे मेरे बेटा नेक्स्ट हमारे पास इलिप्स आ जाती है। इलिप्स की ये शेप है। अब इलिप्स कैसे बनती है, कोन को जो प्लेन है वो थोड़ा सा स्लाइटली टिल्टेड होगी एक्सिस ऑफ कोन के साथ, तो इलिप्स की शेप बनेगी। इलिप्स मेरे बेटा जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है ना, ये वाले पॉइंट वर्टिसेस हैं, तो ए और ए प्राइम हमारे पास वर्टिक्स होते हैं, ठीक है, वर्टिसेस भी इसको कहते हैं। और ये जो इलिप्स का फोकस, ये फोकस भी आपको नजर आ रहे हैं, फोकाई, ये सेंटर, इसको हम कहते हैं एलिप्स का सेंटर, सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस ये सी होता है, और सेंटर से वर्टिक्स तक का डिस्टेंस ये ए होता है। मेरा बेटा एक चीज होती है को वर्टिसेस, जहां पे एलिप्स अगर आप देखोगे ना वाई एक्सिस को कट कर रही है, ठीक है, ये बी पॉइंट को और इधर बी प्राइम पॉइंट को, तो इनको हम कहते हैं को वर्टिसेस, ठीक है। जहां पे एलिप्स एक्स एक्सिस को कट करती है वो वर्टिसेस, और जहां पे वो वाई एक्सिस को कट करती है वो को वर्टिसेस, और को वर्टिसेस को हम बी से डिनोट करते हैं, वर्टिसेस को ए से डिनोट करते हैं। ये उसी तरह इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस है, दो फिक्स लाइन आपको एलिप्स की नजर, अगर एलिप्स एक्स एक्सिस पे होगी तो इक्वेशन आपको इस तरह ये दो लाइन नजर आएंगी। और यही अगर हमारे केस में जो एलिप्स साहब है ये किधर चली जाए,
वाई एक्सिस पे चली जाए, ठीक है। तो ये जो दो फिक्स आपको लाइन नजर आ रही हैं, ठीक है, एलिप्स अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो दो फिक्स लाइन है, और वाई एक्सिस की तो फिर दो फिक्स लाइन ऐसे हो जाएंगी, और फिर इनकी इक्वेशन बन जाएगी वाई इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। ये आप लोगों ने नोट रखनी है, ठीक है। आई होप मैंने, अच्छा एलिप्स की इक्वेशन याद रखें, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। ए हमेशा बी से बड़ा होगा। अगर बड़ा डिनोमिनेटर एक्स के नीचे है तो फिर एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, और अगर बड़ा डिनोमिनेटर ए वाई के नीचे है तो फिर वो एलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने मेरा बेटा इसके पॉइंट्स नोट रखने हैं। अब ये, अच्छा एलिप्स के केस में एक और चीज भी याद रखें, एलिप्स के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें पी, और उसका इन दोनों फोकाई से आप डिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। एलिप्स के नीचे आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, उनका दोनों फोकाई से आप डिस्टेंस निकाल लें, तो उसका जो सम है वो हमेशा 2a के इक्वल आएगा। अच्छा, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। ये जो दो वर्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ए और ए प्राइम, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, 2a। ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, ठीक है। और इसी तरह माइनर एक्सिस आपको नजर आ रही है बी और बी प्राइम, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये माइनर एक्सिस है, और इसको हम 2b कहते हैं। तो आप कोई भी पॉइंट लिप्स के ऊपर लेते हैं, उसका इन दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस का सम है ना मेरा बेटा, जो डिस्टेंस का सम है वो 2a के इक्वल होगा। इसको आप यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की इक्वल होगा। और इलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी, जो इंडेक्स होता है, वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान होती है। मतलब इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 1 से लेस होती है। ये आप लोगों ने नोट रखना है। बाकी अब ये सारी वही डेफिनेशन है, वर्टिसेस जहां पे एलिप्स एक्स एक्सिस को कट करती है, को वर्टिसेस जहां पे वाई एक्सिस को कट करती है, सेंटर क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है वर्टिसेस या को वर्टिसेस के दरमियान। मेजर एक्सिस वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन, माइनर एक्सिस को वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन। लेटेस्ट रेक्टम भी मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट रेक्टम पहले भी बताया था, ऐसा कॉर्ड जो परपेंडिकुलर होगा हमारे पास एक्सिस ऑफ एलिप्स के और फोकस में से गुजरेगा, और इसकी लेंथ 2b स्क्वायर ओवर a होती है एलिप्स के केस में। एक्सेंट्रिसिटी में मैंने आपको बता दिया, ये 0 से 1 के दरमियान में होती है। अब इसकी इक्वेशन का मेरा बेटा मैं आपके सामने समरी रख देता हूं। ऐसी इलिप्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इस तरह की इलिप्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे बेटा याद रखें, आपको मैंने बताया था कि जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो एक्स के नीचे होगा, और अगर बड़ा डिनोमिनेटर वाई के नीचे आ जाए जिस तरह इधर है, तो फिर हमारे पास जो इलिप्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक है। और इसी तरह इसके फोकस, अगर तो एक्स एक्सिस के ऊपर इलिप्स लाई कर रही है तो इसको फोकस प्लस माइनस सी जीरो होंगे, क्योंकि वाई वाला पार्ट एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, और इलिप्स के दो फोकाई होते हैं, ठीक है। और इसमें एक रिलेशन ए बी और सी के दरमियान याद रखें, एलिप्स के केस में होता है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपको इक्वेशन से पता चल जाएंगे, एक्स और वाई के डिनोमिनेटर है, सी आपको मुझे बताया था फोकाई होता है, और यही अगर हाइपरबोला होगा तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में प्लस आ जाएगा, ये हाइपरबोला के केस में है। ये इन दोनों में आप लोगों ने फर्क नोट रखना है। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है सी ओवर ए, और ये हमेशा एलिप्स के केस में 1 से लेस होती है। एक्सेंट्रिसिटी का एक और फार्मूला भी याद रखें, सी ओवर ए होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्टिसेस, अगर तो एलिप्स एक्स एक्सिस पे है तो प्लस माइनस ए जीरो आ जाएंगे, खुद ही आप देख ले। इधर ए है, और अगर एलिप्स हमारे पास इधर, ये इधर देखिए, इधर ए है और इधर माइनस ए है, तो दो है तो हमारे पास प्लस माइनस और वाई वाला पार्ट जीरो। और अगर एलिप्स वाई एक्सिस के ऊपर है तो फिर हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाएंगे, जीरो प्लस माइनस ए। इसी तरह को वर्टिसेस अगर हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो वो ये जो वाई को जहां पे कट कर रही है एलिप्स, वो हमारे पास ऊपर बी तो नीचे माइनस बी, एक्स वाला पार्ट जीरो, जीरो प्लस माइनस बी। और अगर हमारे पास जो एलिप्स है वो वाई एक्सिस के अलोंग है तो फिर हमारे पास को वर्टिसेस एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएंगे, इधर बी और इधर माइनस बी, तो प्लस माइनस बी और वाई वाला पार्ट जीरो। सेंटर दोनों केसेस में जीरो जीरो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। और इसी तरह मेरा बेटा जो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, अगर तो एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है तो वहां पे वाई वाला पार्ट जीरो होगा, और अगर एलिप्स वाई एक्सिस के अलोंग है तो वहां पे एक्स जीरो होगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप देख सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ये भी होगी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, वो आपको पता है कि अगर एलिप्स एक्स एक्सिस के अलोंग है और इलिप्स अगर वाई एक्सिस का लॉन्ग है तो उस हिसाब से अब देखो ना, हमारे पास जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की ये लेंथ वगैरह ये भी इक्वेशन भी आपने देख लेनी है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपको पता हो, जो मैं चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ ना, बस इनको आप मेन फोकस रखें। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो आपसे पूछ सकता है 2b स्क्वायर ओवर है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट नस्ट में आया हुआ था एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, ये उस केस में होगा जब हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और y इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, ये उस केस में होगा जब एलिप्स हमारे पास क्या है, वर्टिकल, ठीक है। तो ये ग्राफ इधर इसकी करेक्शन कर लें, ये वाला जो ग्राफ है ये वर्टिकल एलिप्स है इस तरह, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल इसी तरह हाइपरबोला, ये कोई थ्योरम्स है, ये पहला पॉइंट तो मैं आपको बता कर आ चुका हूँ। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, आप कोई भी पॉइंट एलिप्स से लेते हैं उसका फोकल डिस्टेंस से सम,
ठीक है, एक फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एलिप्स बनी हुई है ना, ये वाली मेरे पास एक एलिप्स है, तो यहां से मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, दो फोकस है ना, एक को मैं एफ कह लेता हूँ, दूसरे को मैं एफ प्राइम कह लेता हूँ, तो इस पॉइंट का इन दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस है उसका जो सम है वो 2a की इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया जो सी था, सी स्केयर था, वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की इक्वल होता है एलिप्स के केस में। तो यहां से सी क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर अंडर रूट, और सी होता क्या है, आपके पास ये एक एलिप्स है, ये इसका सेंटर है, ये फोकाई है, तो सेंटर से लेके फोकाई तक का डिस्टेंस सी होता है। ठीक है, तो जो सी है वो आपके पास ए स्केयर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस ऑफ द एलिप्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, दोनों फोकाई के दरमियान का डिस्टेंस, सी सी के दरमियान डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो वो 2c होगा। उसके बाद मेरा बेटा लास्ट में हमारे पास आ जाता है हाइपरबोला। ठीक है, अब ये हाइपरबोला मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ी तवज्जो के साथ ना ये लेक्चर सुनना है ताकि आपको फुल इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम हाइपरबोला के ऊपर मूव करने जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें बेसिकली अब आप देखें ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए प्लेन जो है वो कोन को किस तरह से कट करे तो हाइपरबोला बनता है, वो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, आपने देख लेना है। ये दो कर्व मेरा बेटा आपको नजर आ रही हैं, ये हाइपरबोला की कर्व है, और इसमें अब आप देखें ना ये दोनों कर्व एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये दो डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू सी ओवर ई की और एक्स इक्वल टू माइनस सी ओवर ई की है। मेरा बेटा इस हाइपरबोला की इक्वेशन में याद रखें दरमियान में माइनस आता है, अगर तो एक्स वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और अगर वाई वाली टर्म पॉजिटिव होगी तो हाइपरबोला वाई एक्सिस के अलोंग होगा। इसी तरह ये आपको फोकाई भी नजर आ रहे हैं, और जहां पे हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो हमारे पास इसके वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बहरहाल सारी नीचे चीजें लिखी होंगी, आपने इनको पढ़ लेना है। और इसमें और एलिप्स में क्या फर्क था, अब आप हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, ठीक है, हाइपरबोला के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लें, उसका इस फोकस से और इस दूसरे फोकस से मेरा बेटा जो डिस्टेंस का डिफरेंस है ना वो 2a के इक्वल होता है। लाइक ये अगर P पॉइंट है ना, ठीक है, तो इसका इस फोकस से पी एफ, इस फोकस से डिस्टेंस, ठीक है, और इसका डिफरेंस इसी पॉइंट का इस दूसरे फोकस से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है ना मेरा बेटा वो किसके इक्वल होता है, 2a के। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपरबोला बेसिकली होता है। तो बाकी आप लोगों ने ये इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेनी है। इसकी एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है। ठीक है, उसके बाद एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 0 से 1 के दरमियान में होती है। ठीक है, और इसी तरह पैराबोला की एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है। तो ये चीजें भी आप लोगों ने नोट रखनी है। ये टर्म्स आप जिस तरह मैं आपको पहले बता कर आ गया, वर्टिसेस कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे हाइपरबोला की कर्व एक्स एक्सिस को कट करती है, सेंटर हमारे पास जो वर्टिसेस या को वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है, ट्रांसफर्स एक्सिस दो वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन, कॉन्जुगेट एक्सिस दो को वर्टिसेस को मिलाने वाली लाइन। लेटेस्ट रेक्टम के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास फोकस में से पास करता है और परपेंडिकुलर होता है एक्सिस ऑफ पैराबोला के। एक्सेंट्रिसिटी मैंने बता दी है इसकी 1 से ग्रेटर होती है। एसिम्प्टोट बेटा दो लाइंस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास हाइपरबोला की कर्व है ना दो, ये वाली, ठीक है, तो हाइपरबोला के बिल्कुल इस तरह इनकी कर्व के पैरेलल दो लाइंस चलती हैं। ठीक है, जैसे अब मैं ये एक लाइन बना रहा हूं, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ हाइपरबोला होता है, और ऐसी लाइन जो कर्व के पैरेलल चले, ठीक है, कर्व को टच ना करे उसके पैरेलल चले, तो उसको हम कहते हैं एसिम्टोट। ये वाली लाइन फिर क्या होती है, इसको हम कहते हैं एसिम्टोट। तो कोई भी पैरेलल कर्व हाइपरबोला है ना बेटा, उसकी कर्व के पैरेलल दो लाइंस चल रही होती हैं, उनको हम एसिम्टोट कहते हैं। ठीक है, एसिम्टोट इज अ लाइन अप्रोचेस टू अ कर्व बट नेवर टचेस इट, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एवरी हाइपरबोला हैज एसोसिएटेड विद टू लाइंस, उनको हम एसिम्टोट कहते हैं, जैसे अभी मैंने बताई भी थी, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ हाइपरबोला होता है। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा अब आप लोगों ने ना इसमें जो याद रखनी है इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मैं एसिम्टोट आपको मैं निकालना भी बता देता हूँ, इसका तरीका क्या है, मैं एमसीक्यूज में उसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये हाइपरबोला दो तरह का होता है, ये वाला अब हाइपरबोला जो है ना ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, और ये वाला जो हाइपरबोला है ये वाई एक्सिस के अलोंग है, इसको आप नोट रखें। ऐसा हाइपरबोला जिसमें एक्स वाली टर्म पॉजिटिव होगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जिसमें वाई वाली टर्म पॉजिटिव होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अब ये देखें, अगर कोई हाइपरबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसके जो फोकाई हैं वो प्लस माइनस सी होंगे। मैंने आपको अभी बताया था फोकस वाला जो पॉइंट है वो सी होता है, उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है। ठीक है, दो फोकाई होंगे तो प्लस माइनस सी जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अगर हाइपरबोला है तो वाई वाली टर्म जीरो हो जाएगी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर होगा, एलिप्स में दरमियान में माइनस आ जाता है, और अगर हाइपरबोला वाई एक्सिस के ऊपर है तो ये प्लस माइनस सी और एक्स वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। उसके बाद इसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर होती है और उसका फार्मूला सी ओवर है। वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो प्लस माइनस ए जीरो, और दूसरे केस में जीरो प्लस माइनस है, ये आप लोगों ने नोट रखने हैं। अच्छा जी, यहां तक मेरा बेटा अब थ्योरी क्लियर हो जाती है। अब मैं आपको ना सारे इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसमें पास पेपर में क्वेश्चंस आते रहे हैं।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कॉनिक सेक्शन में से पास्ट पेपर्स में आज तक जितने एमसीक्यूज आए हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको तवज्जो से सुनना है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें आप देखें ना, वो कहता है विच ट्रांसफॉर्मेशन वुड रिमूव द टर्म ऑफ फर्स्ट डिग्री फ्रॉम द इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर आप अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में से कौन सा ऑप्शन पुट करें कि ये इसके अंदर से जो फर्स्ट डिग्री वाले ये वेरिएबल्स हैं उनको रिमूव हो जाएं, फर्स्ट डिग्री वाले जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हो जाएं, रिमूव हो जाएं, यानी सारे सेकंड डिग्री वाले बन जाए। तो इसके लिए आपने बैक सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की जगह पे x+1/2, वाई की जगह पे y-1 पुट करें, फिर एक्स की जगह पे x-1, वाई की जगह पे y+1 पुट करके आप इसको सॉल्व करें, तो जिस एक्सप्रेशन ने इसको रिमूव कर दिए लीनियर वेरिएबल, वो हमारे पास राइट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये बीटा ऑप्शन में देखें तो मैं एक्स की जगह पे x-1 और वाई की जगह पे y+1 इसमें पुट करता हूँ। तब आप देखेंगे मैं एक्स की जगह पे पुट करूंगा x-1 होल स्क्वायर, प्लस वाई की जगह पे मैं पुट करूंगा y+1 होल स्क्वायर +2। इसी तरह मेरे बेटा मैं एक्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, x-1, और इसी तरह -4 वाई की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, y+1 = 0। तो इसको सॉल्व कर लें, आप देखेंगे कि ये सारे लीनियर फैक्टर्स खत्म हो गए। a-b होल स्क्वायर ओपन कर लें, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये भी +2 इसको अंदर ओपन कर लें, वाई स्क्वायर +2y। आगे आप देखेंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरह ये +2x-2 हो जाएगा, और ये -4y-4 हो जाएगा। आगे मेरा बेटा अगर आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये -2x इस +2x से कट जाएगा। आगे अगर आप देखेंगे तो +1 +2y² +4y +2 -2 -4y -4। आगे मेरे बेटे इसको सॉल्व करेंगे तो +4y -4y से कट जाएगा, ये -4 +2 -2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो इनको बहरहाल आप लोगों ने इस तरह से, ये अब आप देखेंगे ना तो ये -2 -2 -4 हो जाएगा। तो सिंपल, अब आप देखें तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सारे लीनियर में बच गए हैं। ठीक है, ये +2 और +1 करेंगे, +3 -2 करेंगे 1, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बचेगा। तो मैंने जब ये बीटा ऑप्शन में x-1 y+1 इस इक्वेशन में पुट किया, तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया उसमें जो लीनियर वेरिएबल्स हैं वो रिमूव हो गए। तो यही वो हमसे डिमांड कर रहा था, बीटा इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा बेटा आप देखते हैं ना, तो इसमें वो आपको कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मैंने आपको बताया था ना लेक्चर के अंदर का आपको वो जर्नल फॉर्म दे के आपसे सेंटर पूछेगा। तो सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर +2x आ जाएगा, और ये -y आ जाएगा -2/3। उसके बाद मेरे बेटा आप लोगों ने क्या काम करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड करें। इधर x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 को भी आप लोगों ने -2 से डिवाइड कर देना है। और y का कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो -1 है, तो उसको भी आप लोगों ने -2 से डिवाइड कर देना है। ये अब सेंटर है, 2 2 से कट के -1 आ जाएगा, और ये कट के 1/2। ठीक है, तो यहाँ से अब आप देख लें -1 और 1/2 कहाँ पे है, तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरा बेटा अब हम मूव करते हैं। इसमें अब आप देखें ना, वो आपको बता रहा है कि एक्सेंट्रिसिटी 3√2 किसकी होती है। तो मैंने आपको बताया था कि एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है। अब ये जो 3√2 है ये हमारे पास 0.866 है, तो इसकी एक्सेंट्रिसिटी 1 से लेस है। ये भी आप लोगों के पास हो गया। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग टू पैराबोला। तो पैराबोला अगर आप देखो ना, तो उसके पास ये पैराबोला एक फोकस होता है उसके पास, और एक डायरेक्ट्रिस होती है फिक्स लाइन। तो 1 फोकस 1 डायरेक्ट्रिस हमारे पास पैराबोला के पास होता है। तो ये अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती होगी तो ये आप करते जाएंगे। अब आगे मेरा बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि एक्सेंट्रिसिटी हम निकालो इस कोनिक की। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, और अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो वो किसकी होती है, पैराबोला की। तो अब मेरा बेटा आप लोग देखें इसको हम कैसे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा है, आप लोग इसको जरा पहले खुद से ट्राई करें, फिर आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, करें इसको जी, ट्राई कैसे होगा। आपके पास इक्वेशन में देखें ना क्या होता है भला। इक्वेशन जर्नल होती है x² / a² - y² / b² = 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास a² कितना आ जाएगा 4, और b² कितना आ जाएगा 9। तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। एक्सेंट्रिसिटी मेरा बेटा होती है c/a, तो आपको c चाहिए। अब हाइपरबोला के केस में मैंने आपको c बताया था क्या होता है, बताएं जी मुझे। हाइपरबोला के केस में c आप लोगों के पास क्या होता है। हाइपरबोला के केस में जो c होता है ना, वो बेटा उसका रिलेशन होता है c² होता है a² + b²। जबकि इलिप्स के केस में मैंने आपको बताया था दरमियान में माइनस आ जाता है a² और b² के। तो यहाँ से c² आप देखेंगे तो a² आपके पास कितना है 4, b² कितना है 9, तो ये हमारे पास
सी आ जाएगा 13 अंडर रूट। एक्सेंट्रिसिटी होती है C/A। सी कितना आया 13 अंडर रूट, और ए हमने कितना निकाला था 2। तो 13 अंडर रूट बाई 2 हमारे पास आंसर आएगा। तो ये अब आप लोग ऑप्शन में देख लें कौन सा ठीक है। 13 अंडर रूट बाई 2 ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ठीक है जी, सी वाला ऑप्शन। चलें जी, अब मेरा बेटा आप लोग ये जो 6 वाला क्वेश्चन है ना, इसको जरा ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और 6 वाला क्वेश्चन जो है ये आप लोग एक दफा खुद से ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। तो जी बेटा, ये वाला आप क्वेश्चन आप देखते हैं ना, सबसे पहले तो आप देखें कि ये इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है, दरमियान में प्लस है, मगर राइट साइड पे हमेशा 1 होना चाहिए। पैराबोला या हाइपरबोला जब भी हो तो 1 करना है। तो वो अब आप लोग 1 कैसे करेंगे, ये देखें ना, 4x² + 7y² = 28 है ना। 28, तो मैं पूरी इक्वेशन को 28 पे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया जी। तो अब आप देखेंगे मेरे बेटे, ये आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनेगी ना, ये x², 4 28 से कट के 7 आ जाएगा। 7 28 से कट के हमारे पास नीचे 4 आ जाएगा, =1। अब ये स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन बन गई है। आगे अब हम वर्किंग करते हैं। हमसे डिमांड क्या की जा रही है, डिस्टेंस बिटवीन दी डायरेक्ट्रिसेस। ठीक है, अगर आप इलिप्स में याद करें तो ये हमारे पास इस इलिप्स की इक्वेशन होती थी। ठीक है, तो ये जो दो फिक्स लाइन होती थी ना, वो याद करें आप, जिसका मैंने आपको बताया था कि इनकी इक्वेशन होती है x = +-c/e/। ठीक है, ये वाली होती है। तो ये डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन निकाल के फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इन दोनों डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अब आप देखें ना, इसकी इक्वेशन में x = +-c/e² है, तो आपको c भी चाहिए और e भी चाहिए। अच्छा, अब c के लिए अगर आप देखें ना, तो x² / a² होता है। तो यहां से अगर मैं इसकी इक्वेशन में देखूं तो a² मेरे पास 7 है, इट मींस के a की वैल्यू आ जाएगी 7 अंडर रूट। और b² मेरे पास देखें, अगर मेरे पास b² 4 है तो इट मींस b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इलिप्स के लिए मैंने बताया था c² इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ से अब आप देखते हैं ना, तो ये a² 7 - b² 4 =c², और c सिंपल आ जाएगा 3 अंडर रूट। ठीक है, c की वैल्यू निकल आई। अब एक्सेंट्रिसिटी मेरा बेटा क्या होती है, c/a। तो c मेरे पास कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट, और a मेरे पास मेरा बेटा कितना आ जाएगा, ए की अगर आप वैल्यू देखेंगे तो वो 7 अंडर रूट। ठीक है, अब चूंकि अच्छा, और ये भी देखना है कि ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। तब ये अगर तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो x = +-c/e/। ये डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनके दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। मगर अब देखें ना, अगर मैं एलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने बनाया था, ठीक है, तो x² = 7, y² = 4, तो यहाँ से हमें पता चल गया था 7 बड़ा डिनोमिनेटर x के नीचे है, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, अब मैं क्या कम करता हूँ, इक्वेशन थी x = +-c/e²। तो यहाँ से मेरा बेटा c मेरे पास कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट, और e मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका अगर मैं स्क्वायर करके लिखता हूँ तो x = +-c/e²। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट/7 अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा बेटा देखो, 7 अंडर रूट बटे का बटा ऊपर स्क्वायर करेंगे, 7 अंडर रूट का स्क्वायर 7 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 3 अंडर रूट ऊपर रहेगा और नीचे सिंपल 3 आ जाएगा। 3 अंडर रूट स्क्वायर से कट के 3। अब इसको मैं मेरे बेटा लिख सकता हूँ, ये जो सिंपल 3 है मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट × 3 अंडर रूट, ये आपस में कट जाएंगे तो 7/3 अंडर रूट। ये मेरे पास इसके डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन आई, मगर उसने पूछा था डिस्टेंस बिटवीन दी डायरेक्ट्रिसेस, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14/3 अंडर रूट, जो कि आप लोगों के पास इधर अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो ये अब आप लोगों को बेटा पता चल गया कि किस तरह से हुआ है। ये जी मुझे बताएं, हो गया क्लियर आप लोगों को किस तरह से हुआ है। ठीक है, वैसे भी आप देखें ना कि अगर आप लोग इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, 7/3 अंडर रूट आया है ना, तो आप उसको 7/3 अंडर रूट x है, तो दो आपके पास बेसिस, या आप इस और तरीके से भी कर सकते हैं। तो 7 अंडर आपके पास आया है ना 14/3 अंडर रूट, ये अब आप देखें डायरेक्ट आपको ऑप्शन में नहीं गिवन, ये 14 के साथ 3 अंडर रूट है। ठीक है, तो इसको आप जरा आप चेक करेंगे यहाँ पे, या तो इसके अंदर आप लोग करेक्शन कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने इसकी करेक्शन कर लेनी है, 14/3 अंडर रूट। तो बेसिकली डिस्टेंस हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो तभी आएगा दोनों डायरेक्ट एक्सिस के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, अब बेटा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसको जरा ना आप लोगों ने बड़ी तवज्जो से बेटा ये क्वेश्चन समझना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अगर आप देखते हैं ना, तो इसमें वो हमें बता रहा है, इफ अ टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द सर्कल देन द पॉइंट वेयर द सर्कल टचेस द टेंजेंट। तो एक सर्कल है ना जैसे ये, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करता है ना, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इसमें वो हमें बता रहा है ये 2x² प्लस 2y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 15 ये किसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर x² और y² के कोफिशिएंट सेम आ जाए तो वो सर्कल की इक्वेशन होती है, क्योंकि फिर हम उसको डिवाइड करके x² और y² के कोफिशिएंट जो हैं वो 1 कर लेते हैं। आगे मेरा बेटा वो हमें कहता है, ये देखें ये डियर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने ना इनको बड़े अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि अगर हमारे पास ए और बी आपस में इक्वल ना हो और इनके अपोजिट साइन हो तो फिर वो जो कोनिक है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर आपको डियर स्टूडेंट मैं अगर जर्नल इक्वेशन लिख कर देता हूँ ना, कोन की जर्नल इक्वेशन वो क्या थी हमारे पास, a x², ये बड़ी तवज्जो से आपने चीजें समझनी है, प्लस b y²। आगे अगर मैं देखूं तो प्लस g(x) प्लस f(y) प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये मेरे बेटा हमारे पास जर्नल इक्वेशन है। तो ये सर्कल कब होगी, जब ए और बी हमारे पास आपस में इक्वल होंगे और नॉन जीरो होंगे। अगर ये वाली कंडीशन होगी तो फिर जो आपकी कोन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, सर्कल को। इसी तरह मेरा बेटा अगर ए और बी आपस में इक्वल ना हो, x² और y² के जो कोफिशिएंट वो आपस में इक्वल ना हो और उनका सेम साइन हो, और साइन उनका क्या हो, सेम हो, तो फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर बेटा वो हमारे पास एलिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एलिप्स को। इसी तरह अगर ए और बी आपस में इक्वल ना हो, ए और बी क्या थे, x² और y² के कोफिशिएंट, और उनका अपोजिट साइन हो, साइन उनका कौन सा होना चाहिए, अपोजिट साइन होना चाहिए, तो फिर मेरा बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपरबोला को। फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपरबोला को। तो इस क्वेश्चन में अब आप देखें और बी इक्वल नहीं, अपोजिट साइन किया, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइपरबोला। और अगर ए या बी में से कोई एक जीरो हो जाए, ठीक है, नॉट बोथ, तो फिर वो एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगी, और एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक को मैंने आपको बताया था कि वो पैराबोला की इक्वेशन होती है। उसके बाद मेरा बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देखते हैं ना, अगर आप देखते हैं तो इसमें वो हमें बता रहा है कि अगर h² इक्वल टू ए बी हो देन द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी। अब अगेन आप लोगों को मोस्ट जनरल फॉर्म कोनिक की याद होनी चाहिए। मोस्ट जनरल फॉर्म कोनिक की है a(x²) प्लस 2h(xy) प्लस 2h(xy) प्लस b(y²). ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको NET 1 के अंदर MCQs नजर आएंगे। प्लस 2gx प्लस 2fy, और इसी तरह प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये मेरा बेटा मेरे पास मोस्ट जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें अब जो इस क्वांटिटी में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना वो h² माइनस ए बी होता है। ये बेसिकली बताता है कि आपके पास जो इक्वेशन की नेचर क्या है। अगर तो h² माइनस ए बी लेस देन जीरो होगा, ये जो h² माइनस ए बी है ये लेस देन जीरो हो, तो h² माइनस ए बी अगर लेस देन जीरो होगा तो या ये एलिप्स की इक्वेशन होगी, ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी, या फिर सर्कल को, ठीक है। इसी तरह मेरा बेटा अगर आप लोगों का h² माइनस ए बी जीरो होगा, h² माइनस ए बी क्या होगा, जीरो होगा, तो फिर जो कोन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को। और मेरा बेटा अगर आप लोगों का h² माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा, h² माइनस ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगी हाइपरबोला को। फिर ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला को। तो अब आप देख लें, h² माइनस ए बी अगर जीरो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h² इक्वल टू ए बी, तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगी, पैराबोला को। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पैराबोला। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दिया। आगे जो वो कह रहा है, व्हाट आर दी वर्टिसेस ऑफ द कोन। पहले तो ये कोन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 1। तो उसके लिए 9x² प्लस 16y² इक्वल टू 144 को दोनों तरफ आप किससे डिवाइड कर देंगे जी, 144 से। जब आप इसको 144 से डिवाइड करेंगे तो फिर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी ये x² ओवर 16 बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये y² ओवर 9 बन जाएगा इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। अब आप बेटा देखो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, क्योंकि x के नीचे बड़ा डिनोमिनेटर है, दरमियान में प्लस होगा तो एलिप्स है। तो a² आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 16, तो a कितना आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 4। तो इसके जो वर्टिसेस है ना बेसिकली वो प्लस माइनस a जीरो होंगे। वर्टिसेस रिकॉल करें, एलिप्स जहां पे x एक्सिस को कट करती है वो वर्टिसेस होते हैं, यहाँ पे a हो जाएगा तो वहां पे माइनस है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर ये एलिप्स है। कैसे मुझे पता चला, x का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए इसके प्लस माइनस ए जीरो मतलब प्लस माइनस 4 जीरो, ये हमारे पास इसके वर्टिसेस आ जाएंगे। और आप लोगों के पास बीटा ऑप्शन जो है, बीटा ऑप्शन इसका क्या बनेगा, राइट बनेगा। आई होप डियर सुनिए, आप लोगों को जिस तरह मैं चीजें करवा रहा हूँ आप लोगों को बड़ी अच्छे से ये समझ आती जा रही हैं।
अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट हम पास पेपर का क्वेश्चन इसमें करते हैं। ये सारे क्वेश्चन मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अब वो आपको कहता है कि राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर आप लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है और आप लोगों को उसका ऑर्डिनेट गिवन है -2। अब ज़ाहिर है अगर आप लोगों को ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई वाली वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब चूंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो वाई की जगह पे आप -2 पुट करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। y की जगह पे आप लोगों ने -2 इस इक्वेशन में पुट करना और वहां से x निकाल लेना है, ठीक है। ये आई होप आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं है। जैसे ये एक्स स्केयर प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 का स्केयर -4x प्लस 6। वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 4 -4x -12 प्लस 9, ठीक है। तो ये 9 और 4 13 हो जाएंगे। एक्स स्केयर -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके आगे इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसका आप लोग निकाल लेंगे तो आंसर्स आप लोगों के पास जो इसके बनेंगे वो आप लोगों के पास 3√x प्लस वाई -1, ठीक है। तो बहरहाल इसको सॉल्व करके आप लोगों ने खुद से इसको ट्राई कर लेना है, ये हो जाएगा, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप लोग आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये सी इसका राइट आंसर बनेगा। आगे सॉल्व कर लेना है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन निकालो इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट गिवन हो तो आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, बैक सॉल्व से, क्योंकि टेंजेंट इस पॉइंट में से पास कर रहा है। तो बैक सॉल्व करें, बारी बारी तमाम ऑप्शंस के अंदर ये पॉइंट पुट करें, तो जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर गई डेट विल बी दी आंसर, ठीक है। तो वो अब आप लोग कैसे करेंगे भला। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर 5x -2y इक्वल टू -26, ठीक है, इसके अंदर करता हूँ। x की जगह पे क्या आ जाएगा 2 और y की जगह पे क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू -26। तो ये बन जाएगा 10 - 6 प्लस 26 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा बेटा अब आप चेक करें कि ये इसको 0 कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो नहीं कर रहा तो फिर आपने दूसरे ऑप्शन के अंदर पुट करना है। तो ये इस तरह मेरा बेटा आप लोगों ने ना इसको बैक सॉल्व से करना है, जो इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर गई वो राइट आंसर होगी, ठीक है। तो यहां से अब अगर इसने नहीं किया तो मैं इधर से चेक कर लेता हूँ। 5x, क्योंकि देखे ना टेंजेंट में उस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो ये आ जाएगा 5 × 2 -12 × 3 इक्वल टू 36। तो यहां से अगर हम देखेंगे 10 - 36 इक्वल टू 36 इक्वल टू 26 है, सॉरी ये यहाँ पे इधर ना इक्वल टू 26 है, तो यहाँ पे भी 26, तो ये -26। अब आप देखेंगे, ठीक है। तो वो यहाँ से आप लोग इसको थोड़ा ट्राई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आराम से हो जाएगा, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर। ये मेरा बेटा आप लोगों ने ना यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्शंस के अंदर ना करेक्शन कर लेनी है, क्योंकि ना इसमें ऑप्शंस में मिस्टेक है, ये मैं आप लोगों को करेक्ट करवा देता हूँ। फिर आप लोगों ने इसी तरह बैक सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो ना, ये आप लोगों के पास जो 5x - 12y, 5x - 12y इक्वल टू -26, यहाँ पे -26 आएगा, ठीक है। अब बैक सॉल्व कर लें। पॉइंट क्या था, 2 3 5 2 -12 × 3 इक्वल टू -26। यहाँ से 10 आ जाएगा, ये -36 आ जाएगा, +26 इधर आके कर दें इक्वल टू 0, -26 +26 इक्वल टू 0। तो ये देखें सेटिस्फाइड होगी। ये वाली इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है सर्कल के ऊपर इस पॉइंट पे, ठीक है मेरे बेटा। आगे अब आप देखें, हमने फोकस निकालने हैं, फाइंड द फोकस ऑफ द कोनिक। तो इसके फोकस क्या हो जाएंगे, अब आप खुद ही देख सकते हैं इसके फोकस क्या होंगे, शाबाश बताएं मुझे जरा। अब आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फुल क्लियर हो रहा है। ये कौन वाला किधर है, वाई पॉजिटिव है तो अपवर्ड है ना, ये सर्कल, ये हाइपर, ये पैराबोला वाई पॉजिटिव है तो अपवर्ड है, और यहाँ पे इसके फोकस होंगे। एक्स वाला पार्ट 0 होगा, 0 A आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा आगे अब अगर आप देखते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सेंट्रिसिटी, 0 और 1 के दरमियान एक्सेंट्रिसिटी एलिप्स की होती है, ये मैंने आपको बार बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ये <<1 होती है। अर्थ भी बेसिकली हमारे पास मेरा बेटा एलिप्स ही होती है, ठीक है। उसके बाद आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कोनिक एज एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1, तो हमारे पास किसकी जी एक्सेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 होती है, पैराबोला की। ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये काफी ज्यादा आपसे पूछ सकते हैं। दो कोनिक जी कितने पॉइंट्स पे आप मैक्सिमम कर सकती हैं, 4 पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइपर बोले ही अगर आपको दो हाइपर बोला इस तरह कट करवाता हूँ तो ये देखते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम बहरहाल आप लोगों ने याद रखना, क्योंकि बेसिकली दो कर्व होती हैं ना, ठीक है। तो इनको जब दो टू डिफरेंट कोनिक्स कैन इंटरसेक्ट मैक्सिमम कितने। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एलिप्स बनाता हूँ, एलिप्स, तो एलिप्स और हाइपरबोला कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स पे मैक्सिमम, ठीक है।
अच्छा जी, आगे अब हम मूव करते हैं मेरे बेटा 19 वाले पे। वो कहता है कि फाइंड द फोकस ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला को आप देखें, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी 4ax, और इसको मैं अगर इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से अब आप देखें x का कोफिशिएंट 4a और इधर x का कोफिशिएंट 4, तो a मेरे पास 1 आएगा। फिर ये जो पैराबोला है, ये अब अगर आप देखें ना इसकी ओपनिंग राइट साइड पे, तो इसका फोकस इधर होगा a0, a की वैल्यू 1 आई है तो 1 0 मेरे पास, ये a इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अब हमें वो कहता है कि व्हेन बोथ नैप्स ऑफ अ डबल नैप कोन आर इंटरसेक्टेड बाय अ प्लेन नॉट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, तो ये हमारे पास हाइपरबोला बनता है। ये मैंने आपको बताया भी था कि जब नैप के अंदर से उसकी हो रही होती है तो वो हमारे पास क्या चीज होती है जी, हाइपरबोला। अच्छा, उसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट। एसिम्टोट की इक्वेशन का बेटा याद रखो, जो भी आपको वो हाइपरबोला की इक्वेशन दे रहा है ना, जब आप लोगों ने एसिम्टोट की इक्वेशन निकालनी है तो आपने कांस्टेंट जीरो के इक्वल रख देना है और वहां से वाई निकाल लेना है। जैसे अब ये देखो, y+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल टू 9। कांस्टेंट को जीरो के इक्वल रखें। जब भी आपसे वो हाइपरबोला के एसिम्टोट की इक्वेशन पूछेगा तो आपने कांस्टेंट जीरो के इक्वल रखना है। अब इसको दूसरी साइड पे भेज दें, y+2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इक्वल आ जाएगा x-2 होल स्क्वायर ओवर 9। यहाँ से आप 16 उधर भेज दें तो ये मेरा बेटा हमारे पास आ जाएगा y। ये स्टेप्स बस याद रखें, कांस्टेंट को जीरो के इक्वल रखें और वहां से y की वैल्यू निकाल लें, 16/9 इंटू x-2 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब दोनों तरफ हम रूट लेंगे तो y+2 इक्वल आ जाएगा 4/3 प्लस माइनस, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x-2। ठीक है, तो y इक्वल आ जाएगा +-4/3 x-2 -2। तो ये हमारे पास हमारे आ जाएगी एसिम्टोट की इक्वेशन। यहाँ से अब आप देख लें, ये आप लोगों के पास इधर मौजूद है डेल्टा ऑप्शन में। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने, और फिर हमें पता चल गया था कि ये जो हाइपरबोला है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, एसिम्टोट की मतलब जब भी आपने एसिम्टोट की इक्वेशन निकालनी है कांस्टेंट जीरो के इक्वल रखें और वाई को आप लोगों ने निकाल लेना है, बस इतना काम है। एक्सेंट्रिसिटी हमने हाइपरबोला की निकालनी है जी, ये वाला हाइपरबोला एक्सेंट्रिसिटी होती है ना c/a। तो इसके लिए आप देखें, एक्स स्क्र का जो डिनोमिनेटर है वो ए स्क्र के इक्वल रखें और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सिमिलरली बी स्क्र अगर 9 है तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। एक्सेंट्रिसिटी होती है c/a। तो हाइपरबोला के केस में मेरा बेटा मुझे बताएं कि आपका सी क्या होता है। मैंने आपको बार बार बताया, सी स्क्र इक्वल होता है किसके इक्वल होता है, यहाँ से बताएं जी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र के। तो सी स्क्र किसके इक्वल होता है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र के। ए स्क्र कितना है 4, बी स्क्र कितना है 9, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 अंडर रूट। एक्सेंट्रिसिटी होती है c/a। सी कितना था 13 अंडर रूट और ए कितना था 2, तो 13 अंडर रूट/2 ये हमारे पास इसमें मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला के वर्टेक्स बेटा याद रखें, ये पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, इसके वर्टेक्स 0 0 नहीं है। तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि जब भी आपके पास पैराबोला की इक्वेशन में एक्स और वाई के अंदर कोई चीज प्लस माइनस हो रही हो तो आप लोगों ने किस तरह से निकालने हैं उसके वर्टेक्स। एक्स वाले का भी कोफिशिएंट साइन चेंज कर दें, एक्स के अंदर -2 है तो उसका साइन चेंज कर दें +2, वाई के अंदर +2 है तो उसका साइन चेंज कर दें -2। तो ये मेरा बेटा हमारे पास इसके वर्टिक्स आ जाएंगे पैराबोला के। याद रखें, जब भी आपने पैराबोला के वर्टिक्स निकालने और एक्स और वाई में कोई चीज प्लस माइनस हो रही है तो आप उसके साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास वर्टिक्स आ जाएंगे पैराबोला के। आगे हमारे पास स्पेशल फॉर्म ऑफ एलिप्स व्हेन माइनर मेजर एक्सिस आर इक्वल, तो वो सर्कल बन जाता है। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम मूव करते हैं तो इफ अ प्लेन पासिस थ्रू द वर्टिक्स ऑफ अ कोन, वर्टिक्स ऑफ अ कोन में से अगर प्लेन पास करे तो वो रिजल्ट जो आता है वो पॉइंट सर्कल आता है। और पॉइंट सर्कल ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस हमारे पास 0 होता है। आगे वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक अगर आप देखते हैं तो ये जरा मुझे आप देख कर बताएं कि इसका क्या राइट आंसर हो सकता है। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक कौन सी इक्वेशन हो सकती है, बताएं जी। इतना अब आप लोगों को करवाया है, इसका जरा आप लोग अब आंसर बताएं कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो सकती है। x² = 4ay, बिल्कुल ठीक है जी, x² = 4ay। ये वाई एक्सिस के सिमेट्री के, देखिए इसने वाई एक्सिस को इक्वली कवर किया हुआ है, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। आगे वो कहता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कल में किधर लाई करता है। मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर कि जब भी ये +25 इधर भेज दे -25, वो पॉइंट उठा के सर्कल की इक्वेशन में पुट करें। उसके बाद देखें अगर तो आंसर पॉजिटिव आ गया, 50 - 25 = 0, 25, अब देख लें आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 25 आया, तो ये आउटसाइड दी सर्कल है। पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में पुट करें, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो वो वाला जो पॉइंट है वो आउटसाइड सर्कल होगा। आगे जी वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एट द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, तो x = a secant थीटा, y = b tan थीटा, दीज आर द इक्वेशन ऑफ द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला। आगे वो नेक्स्ट कहता है इफ द प्लेन
इंटरसेक्टिंग द कोन इज पैरेलल टू द बेस, द रिजल्टिंग कोन, तो ये आप खुद ही देख लें, अगर वो पैरेलल टू बेस बन रही है तो हमारे पास रिजल्टिंग कोन क्या होगी बताएं जी, जल्दी जल्दी मुझे बताएं क्या हो जाएगी, सर्कल, ठीक है। बेस की अगर वो क्या बन रही है, पैरेलल बन रही है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सर्कल, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद आगे अब मेरा बेटा हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखते हैं हाइपरबोला के अंदर, आप खुद ही देख लें, दो फोकाई होते हैं, दो डायरेक्ट्रिसेस होते हैं, ठीक है। दो फोकाई और दो डायरेक्ट्रिसेस, ये इसका राइट है, ये सारा कुछ मैं थ्योरी में बता कर आया हूँ। In an ellipse, the line through the focus and perpendicular to the major axis. The line through focus and perpendicular, ये लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन है। थ्योरी वाले नोट्स में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। आगे वो कहता है हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विद, हाइपरबोला सिमेट्रिक मेरा बेटा ट्रांसफर एक्सिस के भी होता है और कॉन्जुगेट एक्सिस के भी होता है, ठीक है। इसकी डायग्राम में भी हमें पता है, दोनों इसके राइट आंसर है। आगे वो कहता है अ टेंजेंट इज ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ हाइपरबोला, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकाई। ये बेटा याद रखो, देखो ये जो हमारे पास होता है ना हाइपरबोला, ये बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये ना पहले भी काफी दफा है, इसमें आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई। ये आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फोकाई एट एनी टू एनी टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला, वो ऑलवेज बी स्केयर होगा। ये फैक्ट आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, ठीक है, बी स्केयर के इक्वल होगा। अच्छा, उसके ये मेरा वो जो मैथ की प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने 10,000 नस के क्वेश्चन करवाए हैं, वहां पे आप देखेंगे ना हाइपरबोला में, तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे अब अगर आप देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला, इनमें से हाइपरबोला की कौन सी इक्वेशन है दरमियान में माइनस होना चाहिए, तो यही हमारे पास है, ठीक है जी। उसके बाद जनाब नेक्स्ट में वो कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी हाइपरबोला, इस हाइपरबोला पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे जी, जल्दी जल्दी बताएं। इक्वेशन, अच्छा ये पॉइंट उसने नहीं मेंशन किया हुआ, ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख लेना है, यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है एमसीक्यूज के अंदर। पॉइंट आपके पास 2 1 है, मेरे ख्याल में मुझे बताने की जरूरत नहीं, आगे आप खुद ही कर लेंगे। टेंजेंट आपका इस पॉइंट में से पास कर रहा है तो बैक सॉल्व कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली इक्वेशन देखो ना, 2x - y - 3 = 0, एक्स की जगह पे 2 पुट करें और वाई की जगह पे 1 पुट करें, देखें 0 आता है, 4 - 1 - 3, 4 - 4 = 0, सेटिस्फाइड कर गई इस पॉइंट को, इसके अलावा कोई भी नहीं करेगी। तो ये मेरा बेटा आज के हमारे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैंने कोनिक सेक्शन आपको पूरा कंप्लीट करवाया। मेरा बेटा अगर आप लोग नस्ट NET 2 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो ना, तो हमारे न्यू बैच का आज ही हिस्सा बन जाए। इसके अंदर आपको ना सिर्फ नस्ट NET 2 की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि आने वाले NET 3 और 4 वाले टेस्टों की भी आपको हमारे न्यू बैचेस की एक्सेस रहेगी। डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल होती है, पूरा कोर्स आपको एडवांस में मिल जाएगा। तो NET 2 की कंप्लीट कंप्रीहेंसिव वे से तैयारी के लिए आज ही हमारे न्यू बैच का हिस्सा बने। 1 टाइम इनरोलमेंट है, नस्ट के अलावा भी किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना होगा तो वो भी तैयार हो जाएगा। इसी नंबर पे 0304066600 पे व्हाट्सएप करें और आज ही हमारे न्यू बैच का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।